अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मामला ब्रॉडशीट का हो या पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का, बयानिया एहतसाब का हो या इंतकाम का, तहरीक जमहूरियत के लिए हो या फिर ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि हर मामले पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि पीडीएम को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज करने से नहीं रोका जाएगा। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने आज कहा कि तवक्को है कि अपोजिशन का एहतजाज कानून और आइन के दायरे में होगा। अपोजिशन किसी जगह अमन व अमान का कोई मसला खड़ा नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जहां फॉरेन फंडिंग केस की समाअत जारी है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाज का ताल्लुक सिर्फ 2018 के आम इंतखाबात में की गई मुबैना धांधली से नहीं है, बल्कि अपोजिशन जमातें इलेक्शन कमीशन से पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फौरी तौर पर फैसला चाहती हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब के मुताबिक पीडीएम की क़यादत और अवाम 2014 से ज़ेर इल्तवा पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के फैसले के लिए 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन तहरीरी फैसला लिख ले। दिलचस्प ये बात यह है कि जिस इलेक्शन कमीशन पर पीडीएम की क़यादत धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है, इसी इलेक्शन कमीशन से पीटीआई के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी की जानिब से दिए गए सवालनामे के तहरीरी जवाब में तहरीक इंसाफ ने अब ये वजाहत पेश की है कि अगर इमरान खान की तहरीरी हिदायत के बाद रजिस्टर्ड होने वाली 2 अमरीकी कंपनियों ने कोई फंड्स गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे किए थे तो इसकी जिम्मेदारी उन कंपनियों का इंतज़ाम संभालने वाले एजेंट्स पर आयद होती है। अब सवाल ये है कि क्या गैर कानूनी फंडिंग की जिम्मेदारी एजेंट्स पर आयद करके पीटीआई बड़ी आसानी से बरीज़िम्मा हो सकती है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को फॉरेन फंडिंग केस पर तनकीद का निशाना बना रही है, तो दूसरी तरफ ब्रॉडशीट के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान से सालिसी के हुक्मनामे को शाया करने का मुतालबा कर रहे हैं, जिस हुक्मनामे के तहत कौमी ख़जाने से $2,90,00,000 की रकम ब्रॉडशीट को अदा की गई। ब्रॉडशीट के सीईओ ये चाहते हैं कि हक़ाइक़ पाकिस्तानी कौम के सामने आने चाहिए कि ब्रॉडशीट की कारकर्दगी कैसी थी। ताहम ब्रॉडशीट के सरबराह के बयान ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को ही अब परेशानी में मुब्तला कर दिया है। एक तरफ उनकी जानिब से नवाज शरीफ पर रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हुकूमती ओहदेदारान पर कमीशन मांगने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। ब्रॉडशीट के सरबराह के बयान से हटकर अगर पाकिस्तानी सियासतदानों की बात करें तो ब्रॉडशीट का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अब हद तक इज़्ज़त के दावों तक पहुंच चुका है। सियासतदानों का एक जो तबका है ये सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि इस मामले पर नोटिस लिया जाए, जबकि वज़ीर आज़म के तर्जुमान के ओहदे से नदीम अफजल चंद के इस्तीफ़े ने अब बहुत सारे सवालात को भी खड़ा कर दिया है कि आखिर उनके इस्तीफ़े की असल वजह क्या है। क्या वाकई वज़ीर आज़म तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते हैं? इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन किया वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद आपका। सबसे पहले तो हर जगह पर ब्रॉडशीट पर बहस हो रही है, मैं भी आपसे पहले इसी बारे में बात करना चाहती हूँ। हुकूमत ब्रॉडशीट के मामले पर फवाद निकालना क्या चाहती है? करप्शन के मामलात, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, फिर जो एवन फील्ड का मामला एक बार फिर से उठाया जाता है, इस पर तो ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं। ठीक है, एवन फील्ड पर नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ को सजा भी हो चुकी हुई है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन के केसेस भी चल रहे हैं। ब्रॉडशीट केस में नया क्या है आपके नज़दीक? हुकूमत निकालना क्या चाहती है इसमें से? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इसमें एक्चुअली जो नया है वो ये है कि एक और एविडेंस मिली है कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कंपनी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनके मामलात हैं बाहर, उसकी तस्दीक कर रही है। हाँ। और ये ट्रेडिशनल जो है वो एविडेंस है। अदरवाइज तो जो ये वो केसेस और प्रॉपर्टीज़ हैं वो वही हैं जो सबको नोन है और पता है कि उनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये एक इंडिपेंडेंट नई कंपनी है जो नवाज शरीफ साहब और ये कहते हैं कि हम शू करेंगे फलाने को करते कोई नहीं है। तो ये भी एक और एविडेंस है जिनको उन्हें करना चाहिए। लेकिन इस पर आप ये भी देखें ना, ब्रॉडशीट के सरबराह हुकूमत पर भी सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप वो भी डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करें जो 4.5 अरब का जो हर्जाना पे किया है, वो किस मद में हमारे ख़जाने से पैसे गए हैं, कौम का पैसा गया है, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स शाया होने चाहिए। क्या सालिसी थी वो, क्या एग्रीमेंट था वो जिसकी मद में 4.5 अरब जो है ना वो किए हैं। तो न्यूट्रलिटी के लिए हुकूमत को नहीं चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स शाया कर दे, पब्लिक कर दे। नहीं, यकीनन डॉक्यूमेंट्स तो पब्लिश होने चाहिए, बट 4.5 अरब तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को हुए। ये थोड़ा मामला आप समझ लें। हुआ क्या
हुआ ये कि ये 2000 में 2001 के करीब जो है ये उस वक्त की नायब ने मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने एक कंपनी हायर की जिसके जिम्मे लगाया गया कि वो 200 लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज का सुराग लगा के बताएगी। इंटरेस्टिंगली उन 200 लोगों में इसाक डार साहब का नाम नहीं है क्योंकि इसाक डार जो थे वो अप्रूवर थे, लिहाजा उनका नाम नहीं है। हाँ। दूसरे उसके बाद हुआ कि इस कंपनी ने जो एडमिरल मंसूरुल हक के साथ जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब की वो जायदादें बताई हुकूमत को, जो आप सबको पता है, वो उन्होंने वो बता दी। उसके बाद क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया का, नवाज शरीफ साहब का और ये मुशर्रफ साहब का आपस में एक एग्रीमेंट हो गया, NRO मिल गया, लिहाजा हुकूमत की दिलचस्पी खत्म हो गई। इन द मीन टाइम ब्रॉडशीट के अंदर लड़ाई हो गई। हाँ। और एक और ब्रॉडशीट के नाम से रजिस्टर हो गई। जब जरदारी साहब की हुकूमत वापस आई तो 2009 में ब्रॉडशीट ने केस कर दिया हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर कि हमारा जो ओरिजिनल मुआहदा था उसके मुताबिक हमें $17 मिलियन जो है वो अदा किए जाएं। वो पैसे अदा नहीं हुए। इन द मीन टाइम जरदारी साहब की हुकूमत ने जो नई ब्रॉडशीट बनी थी उसको पैसे दे दिए। उसके बाद दोबारा सू कर दिया। ये केस 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ फैसला आ गया। 2018 में एग्जीक्यूशन भी जो है वो हाई कोर्ट से भी पिटीशन हमारी रिजेक्ट हो गई और हुकूमत उन्होंने कहा जी इसको आप करें। और फिर 2020 में आप आकर के इन्होंने एग्जीक्यूशन में आपको पता है जो लोग भी थोड़ा बहुत केसेस को सुनते हैं कि पहले सिविल केस में जजमेंट आती है, जजमेंट के बाद अपील आती है, अपील डिसमिस हो जाता है, फिर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो एग्जीक्यूशन में पैसे जो है देने पड़े। अब ये जो केस सारा है ये चला है या पीपल्स पार्टी के दौर में या नून के दौर में। तो आप जब उनके नुमाइंदे आए हैं तो उनसे कहें कि आपने उस वक्त के फाइनेंस और लीगल टीम से पूछें कि आप लोगों ने क्या केस लड़ा है और कैसे हम जो है इस नहज पे पहुंचे कि हमें इतने पैसे देने पड़े। आपकी हुकूमत ने पैसे किस मद में दिए फिर? तो केस जो हार गए, आप इंटरनेशनल एक केस हार जाएंगे और आपका अकाउंट जो है वो जब्त हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, तो वो फिर आपको पैसे तो देने पड़ेंगे ना। ये तो नहीं कि हुकूमत बदल गई तो वो काबिल मुसावी इसको पब्लिक करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या छुपा है इसके पीछे जिसको वो चाह रहे हैं कि वो सामने आना चाहिए? नहीं, जो भी छुपा है वो सामने आना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अगर कुछ है, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा छुपा हुआ है, लेकिन अगर छुपा हुआ है तो नैब का काम है कि उसको सामने लाए। ये आप नैब से पूछें कि उन्होंने क्या छुपाया हुआ। तो इस कमेटी को इसके लिए जो कमेटी बनी है वो क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? क्या टास्क दिया गया उस कमेटी को जो ब्रॉडशीट के मामले पे बनी है? नहीं, वो जो कैबिनेट बनी है वो तो एक थी ना कि आप जरा सारा केस पढ़ लें और देख लें कि इसमें कौन से पॉइंट्स हैं, उन्होंने क्या बात कही है। वो तो यही है ना जो मैंने आपको बता दिया, वो तो यही थी। वो इसके अलावा तो कोई कमेटी नहीं बनी। और वैसे भी हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामला प्रीवियस गवर्नमेंट्स का है और जो अगर बाकी कुछ मामला हैं तो वो नैब के हैं, जो नैब ने करने हैं और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने। सही। अच्छा, आज 5 वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बड़ा अच्छा किया कि हुकूमत जो है ना वो चाहती है कि अगर ऑपोजिशन एहतजाज करना चाहती है इलेक्शन कमीशन के सामने, हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, कानून को हाथ में नहीं लिया जाए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ऐसे एहतजाज की आप लोगों के नज़दीक क्या अहमियत है? ये वही ऑपोजिशन है, ये वही PDM है जो इस इलेक्शन कमीशन को मानती नहीं है, इसे जानिबदार भी कहती है, धांधली का मौरूद इल्ज़ाम भी इसी इलेक्शन कमीशन को ठहराती है। बकौल इनके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी जानिबदारी का ही नतीजा है कि उसका फैसला नहीं आ रहा। बकौल मरियम औरंगजेब के ये एहतजाज इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेना चाहते हैं। तो एक ऐसी जमातें जो एक इदारे को मानती नहीं है, तो उस एहतजाज की फिर उस इदारे के बाहर क्या अहमियत है? क्यों आप लोग इतना भाव दे रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी इस सब के पीछे। नहीं, ये तो खैर उनकी बड़ी अजीबोगरीब बात है, ज्यादती वाली बात है कि ना वो इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, ना वो सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना वो फौज को मानते हैं। तो अगर किसी भी इदारे को नहीं मानेंगे, आइन को आप नहीं मानेंगे, किसी को भी नहीं मानेंगे, तो फिर आप कैसे वो सियासत तो ना हुई। और अभी भी जो उनको रिस्पांस मिला है लोगों की तरफ से वो इसीलिए इतना मायूस कुन है कि ना उनकी कोई सियासी हिकमत अमली है, ना ही उनको पता है वो क्या चाहते हैं। अब ये जो इलेक्शन कमीशन जो है इसने तो इलेक्शन नहीं कराए पिछले। सेकेंडली इस इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी अरकान जो है वो खुद PMLN और पीपल्स पार्टी की मर्जी और मंशा से लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आता, आप लोग एक बंदा अपॉइंट करते हैं फिर अगले दिन उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर देते हैं
इसी तरह से इन्होंने नैब के ऊपर किया, इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया, इसी तरह से उन्होंने फौज के ऊपर किया। पहले लोगों को अपॉइंट करते हैं, अगले दिन पसंद नहीं आते उनके खिलाफ शुरू हो जाते हैं। सो आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब आपका। नैयर साहब, सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी का ब्रॉडशीट के मामले पर मौक़िफ़ क्या है? शुक्रिया। देखिए, ब्रॉडशीट का जो इशू अभी सामने आया है वो इशू एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस हैं। एक तो उन्होंने अपनी तहकीकात के बारे में कहा जो प्रीवियस गवर्नमेंट नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात और बल्कि बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ, फिर वो उसकी कंटिन्यूटी नहीं रही और जनरल मुशर्रफ ने उसको डिस्टर्ब कर दिया और वो कंटिन्यू कर सके। पहली बात है, इतने पैसे शायद लैब ने रिकवर नहीं किए जितने $29 मिलियन उनको अदा करने पड़े। और फिर एक सेकंड एलिगेशन भी उनका आ गया और मौजूदा हुक्मरान के नुमाइंदों के बारे में भी उन्होंने एलिगेशंस लगाए। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ मौजूदा हुक्मरानों के नुमाइंदे ने लीगल नोटिस दिए हैं, प्राइमरली वो तो लीगल नोटिस तो ब्रॉडशीट को भी देना चाहिए था जिन्होंने एलिगेशन लगाया, और उनके खिलाफ भी उनको डेफेमेशन का सूट तो फाइल उनके खिलाफ करें या उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज कर रहे हैं लंदन में। उनको तो नोटिस दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बराह रास्त एलिगेशन भी लगाया और कमीशन की बात भी की। और फिर मैं समझता हूँ मुनासिब बात है जो एलिगेशन लगा रहा है उसके खिलाफ भी कोई कानूनी इकदाम उठाते तो वो उन्होंने उठाया नहीं। लेकिन यहाँ पर कानूनी इकदाम एक दूसरे के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, एक दूसरे को हद तक के इज्जत के नोटिस भेजे जा रहे हैं। देखिए, प्राइमरीली हद तक इज्जत के नोटिस देने उनको चाहिए कि जो अगर जिनको इन्होंने नोटिस दिए उनकी तो अपनी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उन्होंने तो वो बात की जो ब्रॉडशीट ने अफशा की, या जो ब्रॉडशीट ने कि उसके जो सीईओ है उसने जो एलिगेशंस लगाए। इसलिए तो प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि डेफेमेशन के केसेस या क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो उनके खिलाफ बननी चाहिए। बिल्कुल सही। नैयर साहब, हुकूमत ने इजाज़त दी है पीटीएम को, अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की। आज वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अमन व अमान है इसकी सूरत हाल को ख़राब नहीं किया जाएगा, कानून को हाथ में नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि वो इलेक्शन कमीशन जिसे ऑपोजिशन जानिबदार समझती है, जिसे ऑपोजिशन मानती नहीं है, ऑपोजिशन समझती है कि फॉरेन फंडिंग केस में भी वो जानिबदार है, फिर धांधली के भी इल्ज़ामात, इलेक्शन की शफाफियत पर भी जिस तरीके से ऑपोजिशन सवाल उठाती है, ऐसे इदारे के बाहर एहतजाज करके फिर आपको इंसाफ की क्या उम्मीद है? हमारा एहतजाज ये है कि ये पिछले 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ। और फिर गवर्नमेंट ने जो स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी बनाई है, वो मुझे कोई नॉन पार्टिजन नज़र नहीं आ रही। वो मुझे पार्टिजन नज़र आ रही है कि कोई डॉक्यूमेंट्स जो पीटीआई ने सबमिट किए वो अपोजिट पार्टी कहती है हम उनको एग्जामिन करना चाहते हैं, तो वो एग्जामिन करने से क्यों रोकते हैं? जब कोई डॉक्यूमेंट कोई पिटिशनर या रिस्पोंडेंट जमा करता है किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल पे या किसी फोरम पे, तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बनता है। तो फिर उसको मैं समझता हूँ इजाज़त मिलनी चाहिए। स्क्रूटनी कमेटी का ये इक़दाम तो मुझे पार्टिजन लग रहा है, पहली बात। सेकेंडली, 7 साल हो गए और वो अपना केस वो डिले करते रहे, कभी एक फोरम पे कभी दूसरे फोरम पे डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे। आज जो उन्होंने जवाब सबमिट किया तो इट अमाउंट्स टू एडमिशन, और फिर एडमिशन ये कि एलिगेशन अपने से शिफ्ट करके वो चाहते हैं कि जी एजेंट, देखिए एजेंट जो काम भी करता है प्रिंसिपल उसका रिस्पॉन्सिबल होता है ऑलवेज। ये एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन है वो यही है कि जो इक़दाम एजेंट उठाएगा प्रिंसिपल उसका जिम्मेदार होता है। दिस इज दी लॉ, और एजेंसी का लॉ भी यही है कि एजेंट के तमाम तर इक़दाम का रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल होता है। तो ये एडमिशन है, और बार बार उनका जो पिटिशनर था उनके खिलाफ, उनका पार्टी का अपना मेंबर था, वो कहता रहा कि जी इनको फॉरेन फंडिंग है
फॉरेन फंडिंग वो है जो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की। अच्छा नैयर साहब, पीडीएम अभी भी कहती है कि इस्तीफे देने का ऑप्शन हमारे पास है, हम इस्तीफे भी देंगे, लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद, सेनेट में इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद फिर इस्तीफ़ों को क्या जवाब रह जाता है आप लोगों के पास? एक तरफ इस्तीफे भी बाद में देने हैं लेकिन पहले इलेक्शन भी लड़ना है। लेकिन गुजारिश है कि मैं बारहा मरतबा ये कह चुका हूँ, क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि जो हमारा एक्शन प्लान था, उस एक्शन प्लान में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि हम सेनेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसमें कहीं जिक्र ये नहीं है कि हम बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारी लास्ट ऑप्शन रेजिग्नेशन की है, इस्तीफों की है, वो हम ऑप्शन जब हम मुनासिब समझेंगे और उस वक्त हम बिल्कुल सबमिट करेंगे और पीडीएम की क़यादत उसको फैसला करेगी। और हम बड़े फर्म है इस बात पे कि जो हमने एक्शन प्लान पे जिन पॉइंट्स पे एग्री किया है उन पे अमल दरामद करेंगे। और अभी हमारी रैलीज हो चुकी हैं, प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स इलेक्शन के बाद रैलीज हो चुकी हैं। तो अब हमारा था लॉन्ग मार्च का, लॉन्ग मार्च भी अब पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी किस दिन उन्होंने इस्लामाबाद की जानिब उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। और लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ डायरेक्शन से होगा, ये किसी एक डायरेक्शन से नहीं होगा, ये मुख्तलिफ डायरेक्शन से होगा जो आके कन्वर्ज होगा इस्लामाबाद में। और उसके बाद फिर उसका ऑप्शन है कि टू के रेजिग्नेशन का लास्ट ऑप्शन था हमारा, तो वो लास्ट ऑप्शन जो है हम उसको बिल्कुल जब जरूरत महसूस करेंगे तो हम सबमिट करेंगे रेजिग्नेशन। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नैयर बुखारी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, ब्रॉडशीट के मामलात को लेकर अब हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पर तो इल्ज़ामात लग ही रहे हैं कि उन्होंने रिश्वत की पेशकश की, लेकिन अब इमरान खान की हुकूमत पर भी सवालात उठ रहे हैं कि 4.5 अरब रुपए ब्रॉडशीट को जो दिए, किस मद में दिए गए, उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की बात की जा रही है। आपको लग रहा है कि कहीं हुकूमत भी कुछ मामलात को छुपाने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ही अहम है और बहुत ही दिलचस्प है। और जिसने भी इंटरव्यू किया है, जिस सहाफ़ी ने भी या ब्लॉगर ने या यूट्यूब के ऊपर, उसने बहरहाल पाकिस्तान में अपनी व्यूअरशिप बहुत बढ़ा दी है और इसके लिए ज़ाहिर है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक़ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि उस इंटरव्यू के बाद हर कोई एक चार्जशीट अपने हाथ में लिए घूम रहा है दूसरे के ख़िलाफ़। यानी अगर आप देखें तो PMLN PTI पे इल्ज़ाम लगा रही है, PTI PMLN पे इल्ज़ाम लगा रही है, कोई नैब पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई परवेज़ मुशर्रफ पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो एक ऐसी बहस छिड़ गई है जिसका मुझे कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। और यही लग रहा है कि सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे। वरना होना तो ये चाहिए कि अगर वाकई इस इंटरव्यू में ऐसे इंकशाफात हैं, और जाहिर इसमें इंकशाफात से ज़्यादा दावे हैं। हाँ। यानी ब्रॉडशीट जो है वो दावे कर रही है कि इन्होंने ये किया, इनके ये 200 अकाउंट्स मुझे खुलवाए गए। मज़हर साहब, तो ये ब्रॉडशीट का मामला आपको पानामा केस से मिलता जुलता लगता है या मुख्तलिफ है ये उससे? नहीं, बहुत मुख्तलिफ है। पनामा लीक्स में तो देखिए, पनामा लीक्स में तो एक इन्वेस्टिगेशन हुई इंटरनेशनल, वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं थी पनामा लीक। उसमें तो बाकायदा बहुत तहकीकात करके उन्होंने ऑफशोर कंपनीज जिन्होंने रखी हैं उनके नाम, और उसमें दुनिया में बहुत तहलका मचाया। ये बहुत पाकिस्तान स्पेसिफिक है और इसका ताल्लुक उन मुआहदों से है जो इस फर्म के साथ किए गए। अब इसका जवाब परवेज़ मुशर्रफ साहब से भी लेना चाहिए। इसमें परवेज़ मुशर्रफ का दौर भी सबसे बढ़कर हैरान है कि पहले जिन लोगों के नाम इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिए गए, कुछ के नाम निकाल लिए गए, बाद में उनको ओहदे दे दिए गए, जिस पर ब्रॉडशीट के जो सरबराह उन्होंने बड़ी हैरानगी का इजहार किया। आफ्ताब शेरपाव का उन्होंने जिक्र किया कि उनको बाद में वज़ीर दाखिला बना दिया गया। तो फिर हमें एहतसाब की जो हमारे मुल्क की एक हिस्ट्री नज़र आती है वो बिल्कुल वाकई सेलेक्टेड नज़र आती है, जिसकी बात इल्ज़ाम कह लें या दावा कह लें, जिसकी आज ऑपोजिशन भी बात करती है कि हमारे मुल्क में जो एहतसाब है ये हमेशा सेलेक्टेड ही होता है और आज भी हो रहा है।
यही सूरत हाल रही है। सिर्फ ऑपोजिशन तो ज़ाहिर है अपने उसमें बात कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो इस मुल्क में एहतसाब हमेशा से, और कोई आज की बात नहीं है, नैब की तश्कील से बहुत पहले की बात है कि पहले 77 के बाद जब जनरल ज़िया-उल-हक़ ने मार्शल लॉ लगाया तो सबसे पहले एहतसाब फिर इंतखाब का नारा लगाया गया। और ये उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें थीं उन्होंने लगाया कि जी इंतखाबात मुलतवी कर दें, पहले एहतसाब कर दें। तो ये एहतसाब का नारा वहाँ से शुरू हुआ। फिर जब नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट 97 में दूसरी हुकूमत बनी तो उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बनाया। लेकिन इसको शॉर्ट करते हुए आज अगर इमरान खान समझते हैं और उनकी हुकूमत समझती है कि ब्रॉडशीट ने कोई बड़े इंकशाफात किए हैं, और जाहिर है अगर हम ऑन पेपर देखें तो वो बहुत बड़े इंकशाफात हैं और उसमें बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन 200 अफराद की फहरिस्त को शाया किया जाए। बिल्कुल। जिन 200 अफराद की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था, उसमें पता चल जाएगा कि किन किन लोगों की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। उस इंक्वायरी को जब क्लोज किया गया, किस किस इंक्वायरी को क्लोज किया गया, और उसके बाद जिनकी इंक्वायरी क्लोज हुई उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ की 2002 के बाद हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की। बिल्कुल। तो उसका पहला मरहला ये है। फिर हुकूमत जो है ब्रॉडशीट के साथ मुआहिदा करे और मुआहिदे के तहत जी हाँ, बिल्कुल। जब हुकूमती वज़रा से ये सवाल पूछें कि आप ब्रॉडशीट के साथ दोबारा कोई मुआहिदा करना चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि करप्शन के मामलात जो हैं वो खुलें और पता चले कितना करप्शन का पैसा बाहर गया, तो आप मुआहिदा कर लें, जिस पर कोई वाज़ेह जवाब नज़र नहीं आता। तो आप नहीं समझते कि जो 4.5 अरब देने पर जो सवाल उठाया जा रहा है, भैया आपने किस मद में दिए, जिसकी ब्रॉडशीट के सरबराह भी बात करें कि इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करें, क्या ये कहानी आपको मुख्तलिफ लगती है? इस मामले को बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक होना चाहिए कि किस मद में आपने 4.5 अरब दिए हैं? देखिए ये बहुत सी चीज़ें आ रही हैं ना, तो या तो आप इसकी हुकूमत अगर इसको एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में इसको आगे लेके बढ़ना चाहिए। जो कमेटी हुकूमत ने बनाई है मेरे लिहाज से वो बहुत कमज़ोर कमेटी है। वो लगता ये है कि वो अपने मुखालिफिन स्पेसिफिक कमेटी बनाई है। अगर वाकई इमरान खान, और चाहिए इमरान खान को बहैसियत वज़ीर आज़म, कि इसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी करें, इसको अक्रॉस द बोर्ड इंक्वायरी करें, इसमें मालूम करें कि कौन कौन फरीक है। वो अगर खुद ही ये कह देंगे, जब उन्होंने ये कहा कि जी उसमें पनामा से लेके ब्रॉडशीट तक नवाज़ शरीफ साहब, बिल्कुल नवाज़ शरीफ साहब के मुकदमात बहुत से एक्सपोज हुए हैं, नवाज़ शरीफ साहब की करप्शन के जो बातें की जा रही हैं वो भी बड़ी ठोस हैं, लेकिन सिर्फ वही तो बात नहीं कर रहा, वो तो और भी बातें कर रहा है। तो उसका भी अब ये हुकूमत के ऊपर ये बर्डन आ गया है। अगर वो ब्रॉडशीट के मामलात को आगे नहीं बढ़ाते और उसको सिर्फ नवाज शरीफ स्पेसिफिक रखते हैं, तो फिर उन सवालात के जवाब बहरहाल हुकूमत को देने पड़ेंगे कि आप परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर को किस तरह देख रहे हैं, फिर आप अपने दौर को किस तरह देख रहे हैं, शहजाद अकबर साहब से जो उनकी मुलाकातें हुई हैं, और क्या वजह है कि जिस कंपनी को इमरान खान क्रेडिट दे रहे हैं ब्रॉडशीट को, उसके साथ वो एक नया मुआहिदा करने को क्यों नहीं तैयार? हेजिटेट कर रहे हैं। यानी वही चीजें जिनकी इंक्वायरी वो कर रहे थे, उसी मुआहिदे को उनसे करें, उस चीज को आगे बढ़ाएं। तो वहाँ क्यों हिचकिचाहट हो रही है? ये बड़े सवालात जन्म ले रहे हैं इसकी वजह से। बहुत शुक्रिया सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अब मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। साल 2021 के आगाज़ में IMF ने इस साल को पाकिस्तान की मईशत की बहाली का साल करार दिया था और कोरोना से निपटने के लिए पाकिस्तान के जो इक़दाम थे, पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी, इसकी तारीफ़ भी की थी। जबकि अब रेटिंग एजेंसी मूडीज़ का ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकूमत की मौशी पॉलिसी मुस्बत है, जो मईशत को काफ़ी सहारा दे रही है। जबकि जारी माली साल के दौरान पाकिस्तान की मौशी तरक्की की रफ्तार 1.5% मतवक्के है। मूडीज़ ने कोरोना वायरस के असरात के बायस साल 2021 के लिए बेशतर एशियाई ममालिक की क्रेडिट रेटिंग मनफी, जबकि पाकिस्तान की दर्जाबंदी B3 मुस्तहकम बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया है। जबकि मूडीज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि तरसीलात ज़र और मालियाती निज़ाम में शमूलियत बढ़ने से
बैंकों के जो खाते हैं ये भी बढ़ने की उम्मीद है। सवाल ये है कि आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और अंदाजे अपनी जगह दुरुस्त होंगे, लेकिन हुकूमत की मुस्बत मौशी पॉलिसियों के जो असरात हैं ये एक आम आदमी तक, ये आम आवाम तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आम आदमी को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है? आवाम तो आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 2 रोज़ पहले बिजली की कीमतों में फ़ी यूनिट 1.6 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ, इसकी मंजूरी दी गई, जबकि आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपये 95 पैसे तक का इजाफा, इसकी समरी को भी अरसाल कर दिया गया है, जिसकी मंजूरी वजारत ख़जाना कल देने जा रही है। बिजली और पेट्रोल के महंगा होने से मुल्क में जो महंगाई का एक नया तूफ़ान आएगा, इसका हुकूमत मुकाबला कैसे करेगी? जबकि तवानाई के शोबे में बढ़ता हुआ जो गर्दिशी कर्जा है ये भी आज हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इससे निपटने के लिए हुकूमत की कोई भी पॉलिसी हमें कारगर नज़र नहीं आ रही है। जबकि IPP से 1000 अरब की इजाफी अदायगियों की वसूली की बजाय हुकूमत ने IPPs को मज़ीद 450 अरब रुपए देने की पेशकश कर ली है। इस सारी जो मौशी सूरत हाल है इस पर मैं बात करूँगी। माहिर मौशियात डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हुकूमत ये जो दावे कर रही है कि ये मौशी तरक्की का साल है, मईशत हमारी ग्रो करने जा रही है, फिर उसके बाद रेटिंग एजेंसी जो मूडीज़ है उसने भी कहा है कि रवां माली साल के दौरान पाकिस्तान की जो मईशत है इसमें 1.5% यानी 1.5% इजाफा होगा। किस हद तक ये असेसमेंट आपको दुरुस्त लगती हैं? देखिए, बहुत सारे इदारे होंगे, वर्ल्ड बैंक अपना एक व्यू लेगा, IMF वाले अपना लेते हैं, रेटिंग एजेंसीज अपना लेगी, स्टेट बैंक अपना लेगा। हर जो इदारे हैं एक किसी एजम्पशन की बेस पे ये फोरकास्ट करते हैं। हाँ। मैं भी यही समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ग्रोथ है ये तकरीबन 2 से 2.5% होगा। अच्छा, ठीक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह है कि जितने अदारों के आपने नाम लिए हैं ना, उनके एजम्पशन में यह है कि जो लास्ट ईयर हमारा जो ग्रोथ था वो नेगेटिव था 0.4%। ठीक है, तो वो यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये मजीद गिर जाएगा पिछले साल वाला। ये तकरीबन 1 से 1.5 के दरमियान में आ जाएगा नेगेटिव। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि हमारा पिछले साल का बेस और नीचे चला जाएगा। ये पेंडेमिक की वजह से आप कह रहे हैं कि पेंडेमिक का असर है इसमें? उस वक्त प्रीलिमिनरी सा एस्टिमेट था जो लगा दिया गया था, लेकिन बाद में जब एक्चुअल नंबर आए तो और भी ज़्यादा, खासकर इंडस्ट्रियल पैदावार में था वो, उसमें काफ़ी 10% के करीब जो है वो नेगेटिव ग्रोथ था उसमें। तो जब ये नया नंबर जब जाएगा तो ये हमारा GDP ग्रोथ मजीद नीचे जाएगा। तो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक ये 1 से 1.5% नेगेटिव होगा पिछले साल का। तो हमारा बेस जो है वो नीचे चला गया। तो ऐसी सूरत हाल में जो 4,900 अरब का टैक्स वसूली का जो आपका टारगेट है, आप इसको कैसे अचीव करेंगे? नहीं, ये तो 4,000 तो नहीं हो सकेगा। तो ये मेरे नजदीक जो है इस साल का थोड़ा बेस इफेक्ट की वजह से ये 2 से 2.5% पॉजिटिव ग्रोथ होगा इस माली साल में। जब जून में नंबर आएगा उस वक्त हमें पता चल जाएगा। जहां तक मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक जब पाकिस्तान का जब बजट आ रहा था तो मैंने अपनी कैलकुलेशन में यही 2 से 2.5% GDP ग्रोथ रखा था और तकरीबन 8 या 9% इन्फ्लेशन रखा था मैंने एवरेज। इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन मैंने किए थे तो वो था तकरीबन 4250 से लेके 4300 अरब का ये हम इकट्ठा कर सकते हैं। 4250 से 4300 अरब रुपया, ना के 44,900। ये नहीं हो सकता। इसमें जिद करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी दुनिया में इकोनॉमी जो है इतनी स्लो डाउन हो गई है। और एक और मैं बताऊं, जब आप भी अपनी इंट्रोडक्शन दे रही थी कि आलमी जो इदारे हैं ये कह रहे हैं कि 1% या 1.5% हमारी GDP बढ़ेगी, तो मुझे इतना दुख हो रहा था ये लफ्ज़ सुनकर। और फिर मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ खुशी भी मनाई जाती है। इसका ये है बेसिकली रेस टू द बॉटम। वी आर एडजस्टिंग डाउनवर्ड विद प्राइड एंड प्लेजर। अच्छा, कितनी खुशी हो रही है कि 1.5% ग्रोथ। भाई हमारी आबादी बढ़ रही है 2.25%। सही, यही मैं आपसे पूछने लगी थी। ये जो इंडिकेशंस हुकूमत भी दे रही है,
मुआशी मुस्बत इंडिकेशन और आलमी इदारे भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात मैं तो उनसे ज्यादा मुस्बत बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, एक आम आदमी की जिंदगी पर इसका क्या फर्क पड़ा? ये जो हुकूमत ये बड़ी खुशी मनाती है, सुने ना, एक ये जो हुकूमत बड़ी खुशी मनाती है, जो हमारा जो करंट अकाउंट है ये सरप्लस हो गया, हमारी जो एक्सपोर्ट है ये बढ़ रही हैं, लेकिन आम आदमी का ताल्लुक ये इस करंट अकाउंट सरप्लस होने में है, इंपोर्ट कम होने में, एक्सपोर्ट ज्यादा होने में है, या एक आम आदमी का कंसर्न ये है कि उसे पता चले कि 2.5 साल पहले आटे की कीमत क्या थी, आज क्या है, 2.5 साल पहले चीनी की कीमत क्या थी, आज क्या है, 2.5 साल पहले आपका बिजली का यूनिट क्या था, आज क्या है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं ना एक आम आदमी की जिंदगी में तब्दीली को देखने के लिए, तो इसमें तो हमें कहीं तब्दीली नजर नहीं आ रही है, तो कैसे पॉजिटिव इंडिकेशंस हम दे सकते हैं आवाम को? सर देखें, 2 चीजें हैं ना, एक तो माशी इंडिकेटर है, दूसरा आप आम आदमी के लिए कह रहे हैं। आम आदमी को क्या चाहिए होता है? आम आदमी ये देखता है कि उसके बच्चे पढ़ लें तो उसको नौकरी मिल जाए, हाँ, उसकी आमदनी में एक इजाफा भी होता रहे, हाँ, बच्चों को सेहत के जो है बीमार हो जाए तो अस्पताल में दवाएं भी हों, पढ़ ले बच्चे तो स्कूलों में दाखिले के लिए उनको प्रॉब्लम ना हो। आम आदमी की यही चीज है, हाँ, रोजगार मिल जाए, उनकी आमदनी में इजाफा हो। तो देखें, 1%, 1.5%, 2% इकोनॉमिक ग्रोथ से आमदनी में इजाफा नहीं होता है। हाँ, मैं बता रहा हूं कि फीकस आमदनी मजीद कम हो जाएगी इस माली साल में। हम एज ए नेशन बहैसियत कौम हम गरीब हो जाएंगे मजीद। तो फिर मुआशी आशारिये पॉजिटिव इंडिकेट करना, फिर ये आम आदमी को तो इससे कोई कंसर्न नहीं है, फिर पता नहीं कहाँ पे असर पड़ रहे हैं इनकी पॉजिटिविटी का। देखिए, बात ये है ना कि जो हर चीज, हर नंबर के अपनी एक वो इंटरप्रिटेशन है। हाँ। करंट अकाउंट सरप्लस है, यस बिल्कुल सरप्लस है, लेकिन मैं एज ए इकोनॉमिस्ट देखूंगा कि ये सरप्लस किस तरीके से आया है। ये इस तरीके से आया है कि हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चोक कर दिया, जिसकी वजह से ये ग्रोथ जो आप बता रहे हैं ना 1%, 1.5%, हमारी आबादी के ग्रोथ से कम हो रहा है ये ग्रोथ। तो इससे नौकरियां नहीं निकलेंगी। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 1.5 मिलियन नौजवान तबका जॉब मार्केट में आता है। बिल्कुल सही। 1.5 मिलियन लोगों को नौकरी अगर देनी है आपने, बैकलॉग को छोड़ दें, जो बैकलॉग में बेरोजगार हैं वो तो हैं, ये नए जो दाखिल हो रहे हैं, इनको अगर नौकरी देनी है तो हमारी इकोनॉमी 6.5 से 7% ग्रो करनी चाहिए। मेरे नजदीक इस वक्त एक्सचेंज रेट जो 160 पे है, ये 150 से 152 पे होना चाहिए। सही। डॉलर की डिमांड किधर हो रही है? इंपोर्ट अगर हमारे नीचे गिर रहे हैं, ट्रेवल बाहर कर नहीं रहा है, बच्चों की जो फीसें भेजते थे वो बच्चे वापस आ चुके हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो ये डॉलर की डिमांड कहां पर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए इनको चाहिए कि ये उनसे कहें कि जी हमने सिर्फ रिफॉर्म्स की तरफ तवज्जो देने हैं। सही। हमने देखना है कि पावर सेक्टर को कैसे बेहतर करना है, कीमतें बढ़ा के नहीं रिफॉर्म होता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मौशा, डॉक्टर हसन साहब मेरे साथ है, थैंक यू वेरी मच। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची के बाद अब लाहौर भी कचरा कुंडी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे पूरे शहर में जो है वो बदबू फैलने लगी है, ताफुन फैलने लगा है। मरकज़ी शहराएँ तो किसी हद तक साफ नज़र आती हैं, लेकिन गली मोहल्ले और बाज़ारों में जगह जगह जो है ना वो कचरा नज़र आने लगा है। और इसकी वजह यह है कि 2011 में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में अलबाराक और उज़ाक कंपनियों के साथ लाहौर शहर की सफाई के लिए मुआहदे हुए थे, जिसके बाद 9 सालों के बाद मौजूदा हुकूमत ने इन मुआहदों को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद दोनों कंपनियों ने काम करना बंद कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने इन कंपनियों को खती रकम की अदायगी को बिला जवाज़ करार देकर बचत का रास्ता अपनाया है। अब लाहौर में सफाई का काम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि इस मकसद के लिए मशीनरी भी किराए पर ली गई है। लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी हमेशा से हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार रही है,
और इसमें इतनी सलाहियत नहीं है कि वो लाहौर शहर को साफ रख सके। शहर में रोज़ाना 5500 टन वेस्ट पैदा होता है, जबकि कंपनी की जो सलाहियत है ये 2000 टन वेस्ट उठाने की भी नहीं है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी महकमा बल्दियात पंजाब के मातहत एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जबकि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस महकमे के वज़ीर का कलमदान भी अपने पास रखा हुआ है। ज़राए का ये दावा है कि कंपनी के जिम्मेदारान जो अफसरान हैं ये अपने टेन्योर पोस्टिंग के गैर यकीनी होने की वजह से वेस्ट के महफूज डिस्पोजल के लिए जामे हिकमत अमली और पॉलिसी नहीं बना सके और ना ही टेंडर के जरिए निजी सेक्टर की खिदमात हासिल कर सके हैं। इस हवाले से हमारे ज़राए का ये दावा है कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में गुज़श्ता 30 महीनों के दौरान 7 मैनेजिंग डायरेक्टर्स, 4 चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 4 सूबाई सेक्रेटरीज, लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट और 1 सूबाई वजीर की तब्दीली की वजह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में जो बैठे अफसरान हैं उन्होंने कभी शहर में पैदा होने वाला जो कूड़ा करकट है इसकी मुनासिब और महफूज डिस्पोजल के लिए जो मुस्तकिल एक लाहे अमल, एक स्ट्रैटेजी, एक पॉलिसी होनी चाहिए उसको नहीं बनाया। जबकि अब लाहौर शहर में कूड़ा करकट उठाने के लिए कोई मुतबादिल कंपनी या कोई मुतबादिल निज़ाम मौजूद नहीं है। सवाल ये है कि क्या बुज़दार हुकूमत की गैर मुस्तकिल पॉलिसी और अदम तवज्जो का जो खमियाजा है ये लाहौर के शहरियों को उठाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इसी के लिए मुझे ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदा खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा हुकूमत ने तुर्क कंपनियों से जो मुआहदा ख़त्म किया, जो 2011 में नवाज लीग ने किया था, ये मुआहदा मुतबादिल कोई अरेंजमेंट किए बगैर, मुतबादिल कोई पॉलिसी बनाए बगैर हुकूमत ने इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि अल्टरनेट कोई अरेंजमेंट नहीं किया और जो पहले 2 कंपनियों के साथ आपके एग्रीमेंट थे उसको ही ख़त्म कर दिया। जी देखें, बात ये है कि जो साबका हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने 2011 में एक टेंडर के ज़रिए ये 2 फॉरेन कंपनी थी उनके साथ एक मुआहदा किया कि वो लाहौर में जो है वेस्ट उठाने का काम करेंगे। आपको इन दोनों कंपनीज़ को लाहौर को 2 हिस्सों में डिवाइड करके इन दोनों कंपनीज़ को हैंड ओवर कर दिया गया और ये एक मरहलावार इनको तकरीबन मार्च 2013 में जो है मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया लाहौर की वेस्ट उठाने का। और इनके साथ 7 साल का मुआहदा हुआ था और डॉलर्स में हुआ था मुआहदा कि 30% जो है पेमेंट उस वक्त के डॉलर की रेट के हिसाब से दी जाएगी और जो बाकी 7 साल में जिस तरह डॉलर बढ़ेगा उस हवाले से दी जाएगी। जब ये हुकूमत आई तो इन्होंने आते ही 2018-19 में इस कंपनी का फोरेंसिक ऑडिट करवाया, जिसमें ये साबित हुआ कि कुछ 7 अरब रुपए की ज़ायद अदायगियाँ इन कंपनीज़ को जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो पंजाब की है, जो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसने कर दी हैं। वो अब इशू जब रेज़ हुआ तो उसके बाद इन कंपनीज़ ने भी अपना एक इशू बना लिया। उन्होंने कहा कि हमारी 3 अरब की पेमेंट जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट ने देनी है। अब ये मुआहदा 7 साल के लिए था और ये मार्च 2020 में ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इशू ये था कि जब आपको पता है कि आपने इंटरनेशनल कंपनी के साथ मुआहदा किया है और मुआहदा ख़त्म हो रहा है तो उससे 2 साल पहले या कम से कम 1 साल पहले आपको मुतबादल सिस्टम लाने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान की ज़रूरत थी। अब लीडरशिप की विजन के फुकदान की वजह से कोई होमवर्क नहीं था, प्रायोरिटीज़ नहीं थी। अलीम खान साहब उस वक्त मिनिस्टर थे, वो नैब ने उनको पकड़ लिया, उनसे ये महकमा ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब जो सरदार उस्मान बुज़दार जो हैं वो वज़ीर बन गए। अब इस हवाले से आपने जब मुतबादल सिस्टम बनाना था वो आपने बनाया नहीं, कंपनी के साथ आप नेगोशिएट करते रहे और उस कंपनी ने फरवरी 2019 में भी एक स्ट्राइक की थी। 1 हफ्ते के लिए उनके वर्कर ने काम छोड़ दिया था। उस वक्त भी लाहौर जो है कचरा कुंडी बन गया था। ये हुकूमत जो है जो विजन के फुकदान की वजह से अब अगर शहर में रोजाना 5500 टन वेस्ट पैदा हो रहा है, लेकिन जो कंपनी है इसकी सलाहियत ही 2000 टन वेस्ट उठाने की है, जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तो ये बाकी का तो इस तरह ये लाहौर जो है वो इस तरह ही मंजर पेश करेगा गंदगी का। नहीं देखें, बात ये है ये जो 2 फॉरेन कंपनीज थी, इनको जो शहरी इलाके थे लाहौर की 252 यूनियन काउंसिल थी, उनका वेस्ट उठाने का ठेका दिया गया था। बाकी जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो थी उसने खुद काम करना था, जो दही इलाकों की यूनियन काउंसिल हैं। लेकिन इशू ये है कि ये कंपनी ने, जब आपको पता है कि मार्च 2020 में इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, आपने टेंडरिंग करनी है। टेंडर के लिए आपने पहले कंसल्टेंट हायर करना है, उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनानी है, फिर आपने कंपनीज को प्री क्वालिफाइड करना है, इंटरनेशनल टेंडर देना है। अगर आपने नेशनल कंपनीज को लाना है तो नेशनल टेंडर देना है। इस लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को क्या फंड्स की कमी है, इसको तवज्जो नहीं दी जाती है,
यहाँ इस कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, अफसरान हैं, उनको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं? मसला क्या है कि इस कंपनी को जो है ना वो यूटिलाइज नहीं किया गया कभी भी सही तरीके से? देखिए, बात ये है कि इस कंपनी के 6 जो हैं एमडी तब्दील हो चुके हैं, 7वां एमडी जो है इस वक्त काम कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि रूल्स ऑफ बिजनेस कहता है कि किसी भी ऑफिसर को आप तैनात करते हैं तो 3 साल का टेन्योर पोस्टिंग है। अब वज़ीर आला पंजाब जो है हर 3 माह बाद जब किसी ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर देंगे, वो इनसिक्योर फील करेगा तो वो मनसूबाबंदी कैसे करेगा, वो प्लानिंग कैसे करेगा कि हमने लाहौर को किस तरह साफ रखना है, वो पॉलिसी कैसे बनाएगा, पॉलिसी डिसीजन किस तरह लेगा। जब उसको यही खतरा रहे कि मुझे कल या परसों यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, मेरा यहाँ मुस्तकबिल नहीं है, आपकी कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जो है उस वक्त रहती है। तो मतलब ये कि अभी इनके पास कोई मुस्तकिल परमानेंट कोई स्ट्रेटजी पॉलिसी नहीं है जिसके तहत ये लाहौर शहर को साफ रख सके और रोजाना का कचरा जो है ना उसको उठाया जा सके। देखिए, बात ये है कि ये जो मौजूदा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने टेक ओवर कर लिए हैं एसेट्स। पिछली जो कंपनीज़ के साथ एक मामला ये भी था कि उनका जो टेंडर डॉक्यूमेंट था उसमें ये था कि जब ये कंपनीज़ अपना कॉन्ट्रैक्ट वाइंड अप करेंगी तो ये अपने एसेट्स जो हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को देंगी। जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें ये लिखा गया कि ये अपने जो एसेट्स हैं, जो मशीनरी है इन्होंने लगाई हुई, जो बाकी जो मैन पावर है, ये साथ मशीनरी अपनी ले जाएगी। पहले तो वो एम्बिग्विटी थी। इशू ये था कि अगर पिछली गवर्नमेंट ने कोई गलत काम किया था उसकी इंक्वायरी करते रहते, नैब में दे देते, एंटी करप्शन में दे देते, लेकिन आप एक मुतबादल सिस्टम जो है उसको तो आपको डिसाइड करना चाहिए था कि लाहौर में ये कंपनी मार्च 2020 में अपना ऑपरेशन वाइंड अप कर जाएगी। हमने उसके बाद इस वेस्ट मैनेजमेंट का क्या करना है, लाहौर के में जो पैदा होता है कूड़ा करकट जो 5,500 टन रोज का पैदा होता है, उसको हमने कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, और उसके लिए एक आपको परमानेंट सोल्यूशन करना था, उसके लिए होमवर्क करना था। हुकूमत की प्रायोरिटी ये है, देखें वीएन का फुकदान ये है कि ये डिसीजन ही नहीं कर पाई कि हमने मुतबादल सिस्टम क्या लाना है और लाहौरियों को इस वबा से कैसे हमने बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर हुसैन सुमरा साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।